Good morning, students and my dear friends. Today is 8th of February 2023. Motivation of the day is nothing can be done without hope and confidence. और अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप इस वीडियो को 1.25x की स्पीड से सुन सकते हैं। इसके अलावा मिंट पेपर की ये अप्रॉक्सीमेटली 16 न्यूज़ हेडलाइंस हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड की अप्रॉक्सीमेटली 13 न्यूज़ हेडलाइंस हैं और आज के डिस्कशन में हम 17 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे, जिसमें 7 जो हैं वो मिंट के हैं, रिमेनिंग बिजनेस स्टैंडर्ड के। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। ताइवान में ज्वाइन फॉक्सकॉन इन इंडिया टू फ्यूल चिप स्किल। तो अगर चिप इंडस्ट्री की बात करें और आप रेगुलरली अगर न्यूज़ चैनल फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा रिसेंटली वर्ल्ड वाइड, इंडिया में नहीं वर्ल्ड वाइड और ग्लोबल लेवल पे चिप की शॉर्टेज देखने को मिली थी और इसके बाद कई सारे सेक्टर, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल सेक्टर सब इम्पैक्ट हुए थे। इसी के बाद से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया था कि गवर्नमेंट जो है वो कई सारे मेजर्स लेगी इन ऑर्डर टू प्रमोट द सेमी कंडक्टर चिप इन इंडिया। तो चिप मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने कई सारे मेजर भी लिए थे जिससे कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में इंडिया अपने आप को सेल्फ रिलायंट बना पाए। तो अगर हम न्यूज़ की बात करें तो फिलहाल के लिए जो न्यूज़ है वो ये है कि ताइवानीज़ गवर्नमेंट फॉक्सकॉन कंपनी के साथ पार्टनरशिप एक्सप्लोर कर रही है। किस लिए एक्सप्लोर कर रही है? इंडिया में जो अवेलेबल लेबर है उसको स्किल किया जा सके, उसकी अप स्किलिंग करी जा सके टू मीट द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। जैसे कि इंडिया ने डिसाइड किया है कि सेल्फ रिलायंस बनेगा इंडिया सेमीकंडक्टर के केस में, तो कई सारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ भी इंडिया में सेटअप होंगी। केवल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करने से तो सेमीकंडक्टर या कोई भी इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो जाती। वी नीड अ स्किल वर्कर जो कि उस मशीनरी पे काम कर सके, उस प्रोडक्शन यूनिट पे काम कर सके। और सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करें, अगर ग्लोबल सप्लाई चेन देखें सेमीकंडक्टर या चिप मैन्युफैक्चरिंग की, तो 3 जो कंट्रीज़ हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पहला है यूएसए, दूसरा है ताइवान और तीसरा है नीदरलैंड। ये तीनों कंट्रीज़ का अपना अपना डिस्टिंग्विश रोल है। अगर हम सेमीकंडक्टर ग्लोबल सप्लाई चेन को देखें तो यूएसए का जो काम है वो R&D का है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में यूएसए करता है। ताइवान जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करता है या सेमीकंडक्टर चिप बनाता है। नीदरलैंड का क्या काम है? नीदरलैंड वो मशीनरी सप्लाई करता है जिससे कि ताइवान मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो तीनों ही कंट्रीज़ का अपना अपना इंपॉर्टेंट रोल है सेमीकंडक्टर में और इसीलिए कंट्री इंडिया बेसिकली चाहते हैं कि जो डिपेंडेंसी है इन तीनों कंट्रीज़ पर सेमीकंडक्टर को लेकर के, सेमीकंडक्टर सप्लाई को लेकर के, वो रिड्यूस करी जा सके। और इसके लिए कई सारे मेजर भी गवर्नमेंट ने लिए हैं, कई सारी स्कीम भी प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट जिससे कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इंडिया में भी डेवलप करी जा सके। और उसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है दैट इज़ द स्किल ऑफ लेबर। और उसी लिए ताइवानीज़ गवर्नमेंट जो है वो प्लान कर रही है कि ताइवान एजुकेशन सेंटर TEC ऑल अक्रॉस द इंडिया स्टैब्लिश करे जाएं, जिसके थ्रू कई सारे जो टेक्नोलॉजी, लोकल टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स हैं उनको ट्रेन किया जाए फॉक्सकॉन प्रोप्राइटरी मटेरियल और मैंड्रिन लैंग्वेज के लिए। क्योंकि ताइवानीज़ गवर्नमेंट का ये मानना है कि ये टेक्निकल और जो लिंग्विस्टिक स्किल्स हैं ये एक जो डिवाइड है इंडियन और ताइवानीज़ कंपनीज़ के टैलेंट के बीच में, उस डिवाइड को ब्रिज करेगा, उस डिवाइड को फुलफिल करेगा। और अगर ये पार्टनरशिप सक्सेसफुल हो जाती है, सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो जाती है, तो जो ताइवानीज़ गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर का जो ये एफर्ट्स है, डेफिनेटली दिस विल क्रिएट अ लार्ज और बिग पूल ऑफ टेक्निकल टैलेंट फॉर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इन इंडिया, जो कि इंडिया को एक बहुत इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट प्लेयर बन के सामने आने में हेल्प करेगा। तो आफ्टर दिस टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट इंडिया में प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द वर्ल्ड इवॉल्विंग चिप वॉर। और इसी के लिए ताइवानीज़ गवर्नमेंट जो है वो फॉक्सकॉन से नेगोशिएट कर रही है और बाद में दोनों ही पार्टीज मिलकर इंडियन गवर्नमेंट से भी इस इशू पर कंसल्टेशन करेंगे। हालांकि अभी ऑफिशियल कंसल्टेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी जो ताइवानीज़ गवर्नमेंट है दैट इज़ एक्चुअली डिस्कसिंग द इशू विद फॉक्सकॉन। फॉक्सकॉन क्या करती है इंडिया में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। और शायद आपको पता होगा फॉक्सकॉन भी एक ताइवानीज़ कंपनी है, इलेक्ट्रिक जियांट है, जो कि इंडिया में किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करती है। और उसके बाद अब जो फॉक्सकॉन है वो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए भी इंडिया में बेट करी अप्रॉक्सीमेटली 1.54 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट जो है अनाउंस किया है फॉक्सकॉन ने इंडिया में, स्पेशली फॉर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। और इसके लिए जो माइनिंग कंपनी है वेदांता, उसके साथ जॉइंट वेंचर है 40 और 60% का जॉइंट वेंचर, 40 और 60 के रेशियो से जॉइंट वेंचर किया है फॉक्सकॉन ने वेदांता के साथ फॉर स्टैब्लिशिंग द सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट इन इंडिया।
और इसीलिए ताइवानीज़ गवर्नमेंट जो फॉक्सकॉन से नेगोशिएशन में है कि जो कई सारे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं ताइवानीज़ एजुकेशन सेंटर वो इंडिया में इस्टेब्लिश करे जाएं फॉर प्रोवाइडिंग द स्किल और अप स्किलिंग टू इंडियन लेबर फॉर द सपोर्ट ऑफ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 2 ऑफ मेन पेपर। यूके EU सीक्स एक्सेस टू इंडियाज पब्लिक प्रोक्योरमेंट मार्केट। तो जो बड़े बड़े गवर्नमेंट टेंडर होते हैं जिसमें बड़ी बड़ी इंडियन कंपनीज को अभी तक अलाउ किया जाता था टेंडरिंग करने के लिए, बिडिंग करने के लिए, अब वो बड़े टेंडर में गवर्नमेंट इस बात को कंसीडर कर रही कि जो $500 बिलियन के पब्लिक प्रोक्योरमेंट टेंडर हैं जिसमें केवल इंडियन कंपनी ही पार्टिसिपेट कर रही हैं, अब उन वैल्यूएशन के टेंडर्स के लिए फॉरेन जो कंपनीज़ हैं, फॉरेन जो पार्टनर्स हैं, उनको भी अलाउ कर दिया जाए। तो अब बड़ी जो कंपनीज़ हैं उनको तैयार रहना पड़ेगा टू फेस अ स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम देयर काउंटर पार्ट फॉरेन कंपनीज बिकॉज गवर्नमेंट इज थिंकिंग टू अलाउ द participation of these foreign companies into the procurement of valuation above than $500 बिलियन। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशन के थ्रू ये प्रपोजल रखा जा रहा है। तो यूके और EU के साथ जो हमारा FTA नेगोशिएशन चल रहा है उसमें पब्लिक प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के भी ये डिस्कशन किया जा रहा है कि 200 करोड़ से ऊपर के जितने भी पब्लिक प्रोक्योरमेंट टेंडर हैं उसमें इंडिया जो है वो फॉरेन कंपनीज को यानी यूके और EU की कंपनी को भी अलाउ करे। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर इंडिया ने जो UAE के साथ जो FTA साइन किया है उसमें ये क्लॉज डाला गया 200 करोड़ से ऊपर के जो टेंडर हैं उसमें UAE की कंपनी पार्टिसिपेट कर सकती हैं। तो अब जो यूरोपियन यूनियन, यूके और ऑस्ट्रेलिया के साथ जो नेगोशिएशन चल रहा है प्रॉबेबली ये कंट्रीज़ भी इस तरह की डिमांड कर रहा है और हो सकता है बहुत इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस है कि गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर प्रोविज़न के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि यूके और EU ने क्लियरली बोला है कि अगर पब्लिक प्रोक्योरमेंट मार्केट को इस FTA के नेगोशिएशन से बाहर रखा जाता है तो प्रॉबेबली यूके और EU जो हैं वो इस FTA को साइन करने के लिए या इस नेगोशिएशन के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि अभी जो UAE के साथ रिसेंटली इंडिया ने डील साइन करी उसको ऐसा बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है सारे कंट्रीज़ देख रहे हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो UK हो, चाहे वो EU। उनका ये कहना है कि अगर आप UAE को ये डील में ये सारे प्रोविजंस, ये सारे बेनिफिट्स दे सकते हैं तो वाई नॉट टू एक्सटेंड दीज बेनिफिट टू अस। तो बेसिकली एक यार्ड स्टिक की तरह अदर कंट्रीज़ UAE डील को देख रहे हैं जहाँ पर गवर्नमेंट ने कई सारे बेनिफिट्स जो UAE को दिए उसकी तो बेसिक डिमांड ये सारे कंट्रीज़ अपनी FTA में कर रहे हैं। हालांकि अगर ये प्रोविज़न अलाउ हो जाता है, गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए तैयार हो जाती है तो जो ₹200 करोड़ का जो लिमिट है इससे जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, जो बड़े बड़े पब्लिक प्रोक्योरमेंट टेंडर हैं वो ही इम्पैक्ट करेंगे। छोटे छोटे जो डोमेस्टिक बिजनेस हैं वो उनको बहुत कम चैलेंज फेस करना पड़ेगा क्योंकि जो 200 करोड़ की जो लिमिट है दिस इज़ अ ह्यूज अमाउंट। डेफिनेटली इसमें बड़ी बड़ी कंपनीज ही पार्टिसिपेट करती हैं, छोटे छोटे जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। हालांकि इसके अलावा कई और सारे क्लॉज भी हैं जिसको लेकर के स्मॉल स्केल सेक्टर जो है वो अपोजिशन कर रहा है। एक बहुत कंट्रोवर्शियल क्लॉज है जिसका नाम है नेशनल ट्रीटमेंट। अगर ये क्लॉज अप्रूव हो जाता है ट्रेड एग्रीमेंट में नेशनल ट्रीटमेंट का, उस केस में जो स्मॉल स्केल सेक्टर हैं उनको भी स्टिफ कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ सकता है। ये नेशनल ट्रीटमेंट क्लॉज क्या है? अगर बहुत जल्दी से मैं आपको बताऊं तो बेसिकली अंडर दिस क्लॉज फॉरेन स्मॉल बिजनेस विल बी ट्रीटेड सिमिलर टू द डोमेस्टिक वंस। तो अगर फॉरेन यानी यूके और EU से कोई स्मॉल स्केल कंपनी आती है इंडिया में, उसका प्रोडक्ट आता है या उसके सर्विसेज आते हैं तो उसको वही बेनिफिट मिलेंगे जो इंडिया में डोमेस्टिक, जो इंडिया के जो डोमेस्टिक MSME सेक्टर है उसको मिलते हैं। इन दैट केस जो डोमेस्टिक MSME सेक्टर है वो कॉम्पिटिशन फेस कर सकता है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज ऑल्सो गिवन ऑन पेज नंबर 2 ऑफ मेन पेपर। ओनली 2 टन्स ऑफ गोल्ड इंपोर्टेड फ्रॉम UAE डिस्पाइट द ड्यूटी कंसेशन। रिसेंटली इंडिया और UAE ने जो डील साइन करी थी उस डील में गोल्ड इंपोर्ट को लेकर के भी इंडिया ने जो इंपोर्ट ड्यूटी थी वो कम कर दी थी। बेसिकली जो UAE से जो गोल्ड इंपोर्ट करते हैं इंडियन इंपोर्टर्स, उस पर्टिकुलर गोल्ड पर 1% की कम इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाएगी इन कंपैरिजन तो लगाई जाती है इन कंपैरिजन टू द गोल्ड इंपोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज। इट मीन्स अगर अदर कंट्री से आप गोल्ड इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपको अगर से फॉर हाइपोथेटिकल नंबर अगर आपको 10% इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ रही है और अगर आप UAE से कर रहे हैं तो आपको उससे 1% कम यानी 9% ही इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी।
और क्या गवर्नमेंट का पर्पस था इस पर्टिकुलर एफटीए में? जब ये एफटीए साइन हुआ था इंडिया और यूए के बीच में, तो उसमें डिसाइड किया गया था कि इंडिया जो है वो यूए से आने वाले गोल्ड को फेवर करेगी, गोल्ड इंपोर्ट को इम्प्रूव करेगी, और इसीलिए 1% ड्यूटी कम चार्ज करी थी। लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम देखें इम्पोर्ट का डेटा, तो केवल 2 टन ही गोल्ड इंपोर्ट हुआ है अभी तक इन लास्ट 7 मंथ आफ्टर द साइनिंग ऑफ दिस एफटीए। तो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इंक्रीज हमें देखने को नहीं मिल रहा है गोल्ड इंपोर्ट के केस में। तो लास्ट 7 यानी दिसंबर तक जो गोल्ड इंपोर्ट है वो केवल 2 टन का हुआ है। और अगर हम डेटा को और ज़्यादा डीपली देखें तो जो गोल्ड इंपोर्ट है वो इंडिया यूएई कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट CEPA के बाद डबल डिजिट से डिक्लाइन हुआ है अप्रैल और नवंबर पीरियड में। ये तो हम दिसंबर पीरियड की बात कर रहे थे, दिसंबर तक की, लेकिन अगर अप्रैल और नवंबर तक का पीरियड देखें तो डबल डिजिट का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ गोल्ड एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। बेसिकली इंपोर्ट हम यूएई से इंपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट जो है वो डिक्लाइन हो रहा है, जबकि ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा था कि इंडिया यूएई डील के बाद प्रोबेबली इंडिया और यूएई के बीच में जो गोल्ड का ट्रेड है वो इंक्रीज होगा। मोर इम्पॉर्टेंटली जो यूएई से इंपोर्ट करते हैं हम गोल्ड वो बढ़ेगा, क्योंकि 1% कम ड्यूटी इंडिया इम्पोज कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अप्रैल से नवंबर के ड्यूरेशन में हमें डबल डिजिट का डिक्लाइन देखने को मिला और थोड़ा बहुत इंक्रीज दिसंबर के पीरियड में देखने को मिला। ओवरऑल अभी तक 7 महीनों में जब से डील साइन हुए केवल 2 टन का ही गोल्ड इंपोर्ट यूएई से हुआ है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? गवर्नमेंट का ये कहना है या ऑफिशियल्स का ये कहना है कि एक्चुअली गोल्ड इंपोर्ट हो रहा है, बट ये डेटा में नहीं आ रहा। ऐसा नहीं कि गोल्ड इंपोर्ट कम हो गया है, डबल डिजिट से डिक्लाइन हुआ है। गोल्ड इंपोर्ट चल रहा है, बट एक डिस्गाइज्ड मैनर में चल रहा है। गोल्ड का इंपोर्ट जो है प्लैटिनम अलॉय के फॉर्म में कम किया जा रहा है, जिससे कि उस पर और कम ड्यूटी लगे। प्लैटिनम पर कम ड्यूटी लगती है, प्लैटिनम अलॉय पर, तो इसीलिए गोल्ड को जो है वो प्लैटिनम अलॉय के साथ या उससे मिक्स करके इंपोर्ट किया जा रहा है, जिससे कि जो इंपोर्टर्स हैं वो कम से कम ड्यूटी दें, इंपोर्ट ड्यूटी पे करें। ऐसा माना। इट मीन्स माल प्रैक्टिसेस और डिस्गाइज्ड और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जो हैं वो फॉलो करी जा रही हैं गोल्ड इंपोर्ट के केस में। ऐसा नहीं है कि इस डील के बाद गोल्ड का इंपोर्ट रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है कंसेशनल टैरिफ ऑफर कर रही है। इसके बावजूद भी अगर गोल्ड इंपोर्ट डिक्लाइन कर रहा है तो डेफिनेटली देयर आर सम थिंग दैट इज फिशी। तो ऑफिशियल्स का ये कहना है कि प्लैटिनम अलॉय के फॉर्म में गोल्ड को इंपोर्ट किया जा रहा है, इसीलिए डेटा में इसका रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम इट कुछ इनफॉर्मल चैनल्स के थ्रू भी गोल्ड इंडिया में एंट्री कर रहा है। तो प्लैटिनम अलॉय के बाद इनफॉर्मल चैनल्स के फॉर्म में भी गोल्ड इंपोर्ट हो रहा है। और रिसेंटली गवर्नमेंट ने जो गोल्ड पर कस्टम ड्यूटी लगती है, इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, उसको भी इंक्रीज कर दिया था। अप्रॉक्सीमेटली 12.5% कर दिया था जुलाई में। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसको भी 2.5% तक, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस जो था वो भी 2.5% तक करता था। तो जो इफेक्टिव गोल्ड पर कस्टम ड्यूटी लग रही थी वो 15% तक लग रही थी। यूएई से जो गोल्ड इंपोर्ट होता है उसमें इफेक्टिव जो ड्यूटी है दैट इज़ ओनली 11.5%। और इतने डिफरेंस के बावजूद भी अगर गोल्ड इंपोर्ट इंक्रीज नहीं हो रहा तो डेफिनेटली देयर इज समथिंग दैट इज रॉन्ग। अब देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल। सेल ऑफ इन अडानी स्टॉक हॉल्ट्स आफ्टर 8 डेज। तो फाइनली 8 दिन के सेल ऑफ के बाद अब अडानी ग्रुप में कुछ हमें अडानी ग्रुप के शेयर्स में कुछ हमें हॉल्ट देखने को मिला, सेलिंग में हॉल्ट देखने को मिला। तो द सेल ऑफ इन अडानी ग्रुप स्टॉक हॉल्टेड ऑन ट्यूसडे एज द ग्रुप अनवील्ड मोर स्टेप टू रिस्टोर द इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। अगर आपने कल का न्यूज़ एनालिसिस सुना हो तो उसमें पता था, हमने डिस्कस भी किया था, प्री पे कर दिया था कुछ अमाउंट का लोन अडानी ग्रुप ने जस्ट टू बूस्ट द इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। और इसी तरह के कुछ और मेजर के बाद से जो मार्केट में जो इन्वेस्टर है उनका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ और 8 दिन के बाद जो सेल ऑफ कंटिन्यूसली सेल ऑफ देखने को मिल रहा था अडानी के स्टॉक में वो अब रुक गया है। और ये है परफॉर्मेंस, आप देख सकते हैं अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी विल्मार, अडानी पोर्ट्स, एसीसी, अंबुजा सीमेंट, एनडीटीवी, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी पावर, अडानी ग्रीन एंड अडानी टोटल गैस। हम देख सकते हैं कि कुछ जो कंपनीज हैं उन्होंने थोड़ा सा वैल्यूएशन रजिस्टर किया है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, प्राइवेटाइजेशन ऑफ पीएसबीज नाउ लाइकली ओनली आफ्टर 2024 पोल्स। तो जो 2 पीएसबीज या पब्लिक सेक्टर बैंक्स और इंश्योरेंस गवर्नमेंट इंश्योरर को वो प्राइवेटाइज करना था, वो उसका प्लान फिलहाल के लिए होल्ड पर हो सकता है। तो प्लान टू प्राइवेटाइज 2 बैंक्स एंड 1 गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी मे बी पुट ऑन होल्ड। और ऐसा कहा जा रहा है कि प्रोबेबली जो जनरल इलेक्शंस हैं 2024 में उसके बाद से इसका प्रपोजल जो है वो दोबारा से रीअसेस किया जाएगा, न्यू एडमिनिस्ट्रेशन फॉर्म किया जाएगा और प्राइवेटाइजेशन की प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जाएगा।
तो एज ऑफ नाउ 2 बैंक और 1 इंश्योरेंस कंपनी का जो प्राइवेटाइजेशन था वो होल्ड पर रख दिया गया है। और इसका रीज़न क्यों अभी जो इस साल जो प्राइवेटाइजेशन होना था इन 3 कंपनीज़ का या 3 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का, क्यों उसको होल्ड पर रख दिया? क्योंकि गवर्नमेंट का कहना है कि जिस तरीके से बेरिश मार्केट कंडीशन चल रही हैं, गवर्नमेंट को ये लग रहा है या एक्सपर्ट को ये लग रहा है कि बहुत अच्छा वैल्यूएशन नहीं मिलेगा, बहुत अच्छी वैल्यू जो है वो डील में गवर्नमेंट को नहीं मिलेगी। इसलिए 2024 के पोल के बाद इन तीनों ही पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट में, गवर्नमेंट टू लुक इनटू सीमेंट सेक्टर प्लेयर टू कट जीएसटी। तो कई टाइम पे जो सीमेंट इंडस्ट्री है उसके जो प्लेयर्स हैं वो गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं कि सीमेंट में जो बहुत ज़्यादा 28% की जो जीएसटी लग रही है उसको रिड्यूस किया जाए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने ट्यूसडे को बताया कि जो इंडस्ट्री का सजेशन है उसको गवर्नमेंट कंसीडर कर रही है और उसके लिए फिटमैन पैनल कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा जो डिसाइड करेगा कि सीमेंट सेक्टर में कितना जीएसटी लगाया जाए। तो फाइनली government is agreeing on this point कि at least they will review this 28% GST on cement product, जिससे कि जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही थी वो अब थोड़ा सा रिड्यूस हो सकती है आगे आने वाले टाइम में। तो इसके लिए फिटमेंट पैनल जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। प्रोबेबली हो सकता है थोड़ा सा रिडक्शन हमें इस जीएसटी में देखने को मिले। एज ऑफ नाउ 28% जीएसटी लगती है सीमेंट में और कंटिन्यूसली इसके बाद से जो इंडस्ट्री एसोसिएशंस हैं वो डिमांड कर रहे थे कि दिस इज़ द ह्यूज अमाउंट ऑफ जीएसटी, इट शुड बी लोअर इफ गवर्नमेंट वांट टू ईज द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। और फाइनली गवर्नमेंट जो है वो रेडी है इस बात पर डिस्कशन करने के लिए। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, जीएसटी क्लैरिटी ऑन क्रिप्टो असेट में टेक टाइम। तो क्रिप्टो असेट्स पर कितनी जीएसटी एप्लीकेबल होगी, डिजिटल असेट पर कितनी जीएसटी एप्लीकेबल होगी, इसको लेकर के बहुत टाइम से एम्बिग्विटी बनी हुई है। कभी गवर्नमेंट बोलती है कि 30%, कभी बोलती है वैल्यूएशन पर, कभी बोलती है ट्रांजेक्शन के नंबर पर। तो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है क्रिप्टो असेट ट्रांजेक्शन को लेकर के और ऐसा कहा जा रहा था कि बहुत जल्द ही गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर इशू पर डिजिटल असेट और क्रिप्टो करेंसी पर जीएसटी को लेकर के क्लैरिटी लाएगी। बट as per the current situation, policy maker awaits the outcome of the investigation into specific cases। कुछ ऐसे केसेस चल रहे हैं CBIC के, उन केसेस के इन्वेस्टिगेशन के बाद ही प्रोबेबली गवर्नमेंट जो है वो इस पर्टिकुलर इशू पर कोई क्लैरिटी लाएगी, क्योंकि उन केसेस का इम्प्लीकेशन बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजेक्शन्स पर देखने को मिलेगा। कौन से ट्रांजेक्शन लीगल टेंडर होंगे, कौन से नहीं होंगे, और इन्हीं सारे टेक्निकल हर्डल्स की वजह से प्रोबेबली जो क्लैरिटी है जीएसटी को लेकर के मोर स्पेशली क्रिप्टो असेट्स पर, तो वो आगे आने वाले टाइम में अब पता चलेगी। तो फिलहाल के लिए गवर्नमेंट जो है इस पर्टिकुलर इशू को भी होल्ड पर रख रही है। आप देख लेते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल नंबर 1 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड, 2-व्हीलर ईवी मेकर्स अंडर फायर फॉर फेम प्राइसिंग वायलेशन। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में MHI भी बोलते हैं, MHI ने अपना जो इन्वेस्टिगेशन है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फेम सब्सिडी, उसका इन्वेस्टिगेशन और ज़्यादा ब्रॉडन कर दिया। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर के लिए एक फेम सब्सिडी या फेम इंडिया स्कीम आई थी। इस न्यूज़ को समझने से पहले थोड़ा सा फेम इंडिया के बारे में जान लेते हैं। फेम इंडिया क्या है? फेम इंडिया इज द फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में फेम इंडिया के नाम से भी जानते हैं। दिस इज द स्कीम दैट वाज लॉन्च्ड अंडर द नेशनल मिशन ऑन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इन 2011। तो नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020 के तहत 2013 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था और इसका सीधा पर्पस ये था कि जो इंडिया में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं उनके अडॉप्शन को इनकरेज करना, उनके मैन्युफैक्चरिंग को, उनके इंडक्शन को इनकरेज करना, जिससे कि एक रिलायबल, अफोर्डेबल, एफिशिएंट इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइब्रिड व्हीकल इंडिया में प्रोड्यूस किए जा सकें। ये स्कीम बेसिकली 2 फेज में लॉन्च करी गई थी। फर्स्ट फेज वाज इनिशियली अप्रूव्ड फॉर 2 years यानी 2015 तक। इसके बाद इसको और ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया गया 2024 तक। तो टाइम टू टाइम इस स्कीम को एक्सटेंड किया जा रहा है। पहले 2013 से 2015 के लिए आई थी, फिर 2015 से 2019 के लिए और फिर अब 2019 से 2024 के लिए। और ये वर्क करती है डिमांड इंसेंटिव डिसबर्समेंट मैकेनिज्म पर और डिफरेंट कैटेगरी के लिए, यानी कि माइल्ड हाइब्रिड, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, प्लग इन हाइब्रिड, प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी स्पेसिफिकेशन, सबकी कैटेगरी के लिए अलग अलग इंसेंटिव अमाउंट है। और ओवरऑल जो गवर्नमेंट का पर्पस था, रीज़न था इस स्कीम को लॉन्च करने का, वो ये था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्शन को, मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट किया जाए। और यही इसका नाम भी, इसके नाम से भी यही एक्सप्लेन होता है, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया,
फेम इंडिया। और ये इम्प्लीमेंटेशन और उसकी मॉनिटरिंग कौन करता है? नेशनल ऑटोमोटिव बोर्ड, जो कि हैवी मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री के अंडर में आता है, एंड इट इज़ वन ऑफ द DBT स्कीम कैटेगराइज इन काइंड ऑफ मोटर। DBT स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है, और नेशनल ऑटोमोटिव बोर्ड जो वो उसकी मॉनिटरिंग और इम्प्लीमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसके अंदर आता है नेशनल ऑटोमोटिव बोर्ड? हैवी इंडस्ट्री। और इसी हैवी मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री ने जो इन्वेस्टिगेशन लॉन्च किया है कुछ समय पहले, क्यों? क्योंकि ये एलिगेशन लग रहा है इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग व्हीकल पर कि वो फेम सब्सिडी का मिस एप्रोप्रिएशन कर रहे हैं, मिस यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, और इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री ने ये स्कोप जो इन्वेस्टिगेशन का है इसको और ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया है। तो कुछ टॉप प्लेयर्स हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस, जो 2 व्हीलर स्पेस में, उनसे मिनिस्ट्री ने पूछा है कि आप हमें बताइए कि जो मैक्सिमम एक्स फैक्ट्री प्राइस कैप रखा गया है वो आपने कैसे ब्रीच किया एट द टाइम ऑफ प्राइसिंग। तो बेसिकली प्राइसिंग वायलेशन को लेकर के इन्वेस्टिगेशन है। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे पूछा गया कि जो मैक्सिमम एक्स फैक्ट्री प्राइस कैप रखा गया उससे ज़्यादा आपने कैसे प्राइस चार्ज किया। इसके अलावा कुछ OEM ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को भी शो कॉज नोटिस इशू किया है फॉर एक्सप्लेनिंग देयर प्राइसिंग मैकेनिज्म। और अगर हम इंडिया में OEM की बात करें, नंबर ऑफ सेल्स, जो बड़े बड़े OEM कौन है इंडिया में, तो हम देख सकते हैं हीरो इलेक्ट्रिक, ओकिनावा, ओला इलेक्ट्रिक, एम्पेयर व्हीकल, TVS, बजाज ऑटो, ये बड़े बड़े OEM हैं इंडिया में। और लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने ओकिनावा स्कूटर्स और हीरो इलेक्ट्रिक पर के अगेंस्ट एक्शन लिया था। फॉर व्हाट? फॉर वॉयलेटिंग द लोकलाइजेशन नॉर्म्स अंडर द फेम स्कीम। और इस बार प्राइसिंग मैकेनिज्म को लेकर के इन बड़ी कंपनीज पर इन्वेस्टिगेशन लॉन्च हो गया। तो लेट अस सी क्या इसके आउटकम आते हैं। इसी के साथ एक और न्यूज़ भी दी हुई है, वो भी हम कवर कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल सही है, EV रजिस्ट्रेशन इन जैन डिप 15% डिस्पाइट द सेंटर पुश। तो प्राइसिंग मैकेनिज्म के वॉयलेशन के बाद, फायर कैचअप इंसिडेंट के बाद, हाई कॉस्ट के बाद, प्रॉबेबली जो EV का अडॉप्शन है वो रिड्यूस हो रहा है। जनवरी के मंथ में इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो रजिस्ट्रेशन है वो अप्रॉक्सीमेटली 15% तक फॉल हो गया। और उसका रीज़न, बहुत सारे रीज़न है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, प्राइसिंग, फायर, हाई कॉस्ट, लेस चार्जिंग स्टेशन, ये कई सारे रीज़न हैं टेक्निकल जिनकी वजह से EV रजिस्ट्रेशन या EV अडॉप्शन उतना नहीं बढ़ा। हालांकि फेम स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट बहुत सारे प्रमोशन भी कर रही है, बहुत सारा पुश भी दे रही है, लेकिन इसके बावजूद भी जनवरी के मंथ में 15% डिक्लाइन देखने को मिला इन केस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ EV व्हीकल। और इंडस्ट्री उसका जो रीज़न दे रही है, इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट की वजह से अवेलेबिलिटी नहीं है, इंडस्ट्री जो है वो उसका ये रीज़न दे रही है। अदरवाइज हम देखें तो बहुत सारे रीज़न हैं जो कि हमने ऑलरेडी लिस्ट डाउन कर लिए हैं। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड, PM राउंड टेबल ग्रीन H2 फाइनेंस टेक टॉप एजेंडा। कल की न्यूज़ में भी हमने डिस्कस किया था इंडिया एनर्जी वीक के बारे में, जहाँ पर हमने बात की थी कि PM ने इनॉग्रेशन सेशन में अपने भाषण में भी बताया कि किस तरीके से एनर्जी सिक्योरिटी के लिए अभी भी जो फॉसिल फ्यूल और जो ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेस हैं उनमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। इसके अलावा ट्रेडिशनल मेजर्स लाइक ग्रीन हाइड्रोजन अलॉन्ग विद इशू ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड फाइनेंसिंग वर द मेजर इशू डिस्कस्ड इन द एनर्जी राउंड टेबल हेल्ड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर। जहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू डिस्कस हुआ वो ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी और फाइनेंसिंग को लेकर के। अगर हम किसी भी सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी या ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात करें तो जो 2 इंपॉर्टेंट इशू आते हैं वो यही हमेशा आते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और फाइनेंसिंग। जो बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं उनके पास टेक्नोलॉजी है बट दे डोंट वांट टू ट्रांसफ़र, और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, स्मॉल कंट्रीज़ हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं कि वो R&D करके इस तरह की टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सकें। तो ये इशू हमेशा से आते हैं। अगर हम इंटरनेशनल फोरम्स को भी देखें तो वहाँ पर भी ये डेलिब्रेशन से डिस्कशन होते हैं। डेवलप कंट्रीज़ डू नॉट वांट टू शेयर द टेक्नोलॉजी, दे डू नॉट वांट टू फंड द R&D, और डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास उतना रिसोर्स होता नहीं कि वो इस तरह की टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट या R&D कर सकें। और यही डिस्कशन, मोड ऑफ डिस्कशन या इशू ऑफ डिस्कशन हमारे इस एनर्जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी रहा, जहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और फाइनेंसिंग को लेकर के बात करी। द एनुअल राउंड टेबल वॉज ऑर्गेनाइज फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर पैंडेमिक, और जो मेन फोकस था वो ट्रेडिशनल मेजर्स, कैपिटल और टेक पर ही था, जैसा कि हमने डिस्कस किया। तो जो
ट्रेडिशनल मेजर्स है हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, उस पर भी बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट का कहना है कि डेलिकेट बैलेंस की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप इंडस्ट्री से ही इन्वेस्टमेंट या कैपेक्स की डिमांड करें, गवर्नमेंट को भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू रियलाइज द फुल पोटेंशियल ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड रिफाइनिंग सेक्टर। हालांकि जिस तरीके से हम ग्रीन एनर्जी सेक्टर में मूव कर रहे हैं, ग्रीन एनर्जी में मूव कर रहे हैं, लेकिन अभी भी आगे आने वाले टाइम तक जो ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेज हैं उनमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि ग्रीन एनर्जी सेक्टर को प्रॉपरली रियलाइज होने में 100% इंडिया की सप्लाई चेन में आने में टाइम लगेगा। टिल देन इंडिया की जो डिपेंडेंसी है फॉसिल फ्यूल पर वो बनी रहेगी, और अगर जब तक कि फॉसिल फ्यूल एनर्जी पर डिपेंडेंसी है तो उस केस में उस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट भी ज़रूरी है। इसी के साथ दो न्यूज़ भी एसोसिएट थी, उसको भी हम कवर कर लेते हैं। ONGC आईज बंगाल बेसिन फॉर टारगेटेड एक्सप्लोरेशन। तो इंडिया का जो लार्जेस्ट एनर्जी प्रोड्यूसर है ONGC, उसने डिसाइड किया है कि वो बंगाल बेसिन को टारगेट करेगा, बंगाल बेसिन एरिया को टारगेट करेगा फॉर व्हाट, फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ एनर्जी सोर्सेज। तो एनर्जी इंडिया वीक में ONGC के जो डायरेक्टर हैं, एक्सप्लोरेशन डायरेक्टर है मिस सुषमा रावत, उन्होंने आगे आने वाले टाइम में ONGC के फोकस एरिया के बारे में बताया, और जहाँ पर ये भी बताया कि किस तरीके से बंगाल बेसिन को टारगेट किया जा रहा है फॉर अपकमिंग टाइम। इसके अलावा एक और न्यूज़ है, वो भी देख लेते हैं। वर्ल्ड स्टिल नीड फॉसिल फ्यूल, नेक्स्ट COP28 चीफ। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि भले ही हम एनर्जी, सस्टेनेबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी की तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन उस ट्रांजिशन के लिए, उस मूवमेंट के तक एटलीस्ट हमें फॉसिल फ्यूल की ज़रूरत पड़ेगी। तो वर्ल्ड स्टिल नीड हाइड्रोकार्बन एज अ ब्रिज फ्रॉम करंट एनर्जी सिस्टम टू द न्यू। यानी किसने कहा है? COP28 के जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर सुल्तान अल जबीर, उन्होंने इस पर्टिकुलर एनर्जी और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बात की, और यही बात हमारे जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने भी बोला कि अभी भी हमें फॉसिल फ्यूल और ट्रेडिशनल मेजर्स या ट्रेडिशनल सोर्सेज में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, कि प्रॉपर ट्रांजिशन आने में टाइम लगेगा। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 6 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। NCS टू बी प्राइमरी गवर्नमेंट पोर्टल फॉर स्किल एंड अनस्किल वर्कर। इस बजट में, इस साल का जो बजट गवर्नमेंट ने प्रेजेंट किया है, उस बजट में गवर्नमेंट ने जो लेबर सेक्शन है उसकी स्किलिंग, अप स्किलिंग के लिए बहुत ज़्यादा एलोकेशन किया है, बहुत ज़्यादा फोकस किया है, और इसी को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि जो नेशनल करियर सर्विसेज पोर्टल है, NCS पोर्टल है, वो फिलहाल के लिए गवर्नमेंट का प्राइमरी गवर्नमेंट पोर्टल बनेगा फॉर बोथ स्किल और अनस्किल वर्कर। तो और इस पोर्टल का जो पर्पस होगा वो ये होगा कि जो जॉब सीकर्स हैं और जो जॉब प्रोवाइडर्स हैं और जो ट्रेनर्स हैं उनको साथ में लाया जाए। तो अकॉर्डिंग टू अ डॉक्यूमेंट दैट हैज़ बीन पब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बजट अनाउंसमेंट 2022-23, इस पर्टिकुलर बजट या डॉक्यूमेंट में ये कहा गया है कि जो आत्मनिर्भर स्किल एम्प्लॉई एम्प्लॉयर मैपिंग असीम पोर्टल है अंडर द स्किल इंडिया पोर्टल, वो फिलहाल के लिए NCS पोर्टल की तरह के फॉर्म में काम करेगा। तो बेसिकली नेशनल करियर सर्विसेज जो पोर्टल है वो अभी फिलहाल के लिए असीम पोर्टल का काम करेगा। प्रॉबेबली आगे आने वाले टाइम में इसको सेपरेट किया जाए, या स्किल इंडिया के लिए कोई नया पोर्टल डेवलप किया जाए, या स्किल इंडिया नाम से कोई नया पोर्टल आए। ये असीम पोर्टल क्या था? असीम पोर्टल एक्ट एज अ डायरेक्टरी दैट मैचेस सप्लाई ऑफ स्किल वर्कफोर्स विद द मार्केट डिमांड। तो बेसिकली जो ओवरऑल अगर हम देखें तो इस पर्टिकुलर पोर्टल, चाहे वो NCS हो, चाहे वो असीम पोर्टल हो, चाहे वो स्किल इंडिया पोर्टल हो, उनका बेसिक पर्पस ये था कि जो जॉब सीकर्स हैं उनको जॉब प्रोवाइडर से मिलाया जाए, ट्रेनर भी उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें। तो असीम इज अ डायरेक्टरी दैट मैच द स्किल वर्कफोर्स विद द मार्केट डिमांड। Skill India portal accumulate the skill data on various central ministries, state government, private training provider and corporate as a single platform। तो जो Skill India portal है उसमें पूरे जो स्किल लेबर हैं उनकी लिस्ट होती है, किस किस स्किल में वो एक्सेल हैं, क्या क्या उनकी इन्फॉर्मेशन है, कहाँ कहाँ से उन्होंने स्किल अचीव करी है, तो इसका पूरा डेटा रहता है। इट इज़ वर्क एज अ सिंगल प्लेटफॉर्म फॉर ऑल दिस स्किल अवेलेबिलिटी। और लास्ट ईयर ही गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि ये जितने भी पोर्टल हैं स्किलिंग और अप स्किलिंग से लेकर के, चाहे वो उद्यम हो, चाहे वो ई श्रम हो, चाहे वो NCS हो, चाहे वो असीम हो, उन सबको इंटरलिंक्ड कर दिया जाएगा, प्रॉबेबली सब्ज्यूम कर लिया जाएगा। और यही इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में भी बोला गया है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बजट अनाउंसमेंट 2022, कि जो स्किल इंडिया पोर्टल है वो असीम पोर्टल को सब्ज्यूम कर लेगा।
तो और इस पर्टिकुलर इंटरलिंकिंग और सबज्यूम के बाद गवर्नमेंट का ये असम्पशन है कि दिस विल इंक्रीज द स्कोप एज अ टूल फॉर अपस्किलिंग एंड प्रेजेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज टू द जॉब सीकर, क्योंकि सारे जो पोर्टल्स हैं अगर ये इंटरलिंक्ड हो जाएंगे, कुछ पोर्टल जैसे असीम जैसे पोर्टल स्किल इंडिया पोर्टल में कंबाइंड हो जाएंगे, तो डेफिनेटली इससे क्या होगा, जो होराइजन है वो ज़्यादा ब्रॉड हो जाएगा, अवेलेबिलिटी अपॉर्चुनिटीज़ इन सबकी ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी। तो स्किलिंग अप स्किलिंग के लिए गवर्नमेंट फिलहाल के लिए डिजिटलाइजेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। अब देखते हैं सम शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल्स। फाइनेंस कॉस्ट वे ऑन इंडिया आईएनसी अर्निंग इन Q3। पैंडेमिक के ड्यूरेशन में अगर हम पैंडेमिक की बात करें तो फाइनेंस कॉस्ट थी वो रिड्यूस हुई थी बिकॉज ऑफ द लोअर इंटरेस्ट रेट बहुत लोअर थे। तो उन 2 सालों में जो कंपनीज थी उन्होंने लोअर फाइनेंसिंग कॉस्ट की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया। उन्होंने कई सारे लोन लिए, फाइनेंसिंग करी, बट क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट था उस समय लो था, जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट था वो बूस्ट कर रहा था। बट अब रिसेंटली अगर हम देखें तो इंटरेस्ट रेट मार्केट में इंक्रीज होना शुरू हो चुका है। अगर आप अपने बैंक्स के एफडीआर पर देखें तो अब बैंक भी आपको एफडी पर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा है। तो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होना शुरू हो गया, जिसका इम्पैक्ट कंपनीज की Q3 की अर्निंग्स पर प्रॉपरली विजिबल हो रहा है। तो अभी तक जो इंडियन कंपनीज का प्रॉफिट सपोर्ट करता हुआ आ रहा था वो अब कम होना शुरू हो गया है बाई थ्रू द इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट और फाइनेंसिंग कॉस्ट। तो जो फाइनेंसिंग कॉस्ट जिस तरीके से इंक्रीज हो रही है उसका कॉर्पोरेट अर्निंग्स पर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है। कंपनी ने अपने Q3 और फाइनेंशियल ईयर 23 की जो रिपोर्ट जो रिजल्ट डिक्लेयर किया उसमें क्लियरली विजिबल है कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो थोड़ा सा श्रिंक हो रहा है बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट दैट इज बीइंग पेड ऑन द लोन और द finances that company has taken from market। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। सेंटर एम्स टू सेटल 500 केसेस इन्वॉल्विंग अबाउट 1 ट्रिलियन। तो विवाद से विश्वास स्कीम फिर से गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दी है और गवर्नमेंट इस बार जो विवाद से विश्वास सेकेंड स्कीम लॉन्च करने जा रही है उसमें गवर्नमेंट का फोकस है कि अप्रॉक्सीमेटली 500 जो पेंडिंग केसेस हैं, डिस्प्यूट हैं टैक्स से रिलेटेड, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 1 ट्रिलियन का मनी इन्वॉल्व है, उसको रिजॉल्व किया जाए। तो न्यू वॉलेंटरी टैक्स सेटलमेंट स्कीम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रपोज करती है टू एंड द कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट विद द प्राइवेट पार्टीज। तो फाइनली इस बार जो बजट में विवाद से विश्वास स्कीम गवर्नमेंट ने प्रपोज करी उसमें 500 केसेस लॉन्ग पेंडिंग लिटिगेशंस जो हैं उनको रिजॉल्व करेगी इंडियन गवर्नमेंट थ्रू एनी इंडियन कोर्ट। और अगर हम बात करें बड़े बड़े केसेस की तो ONGC नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कई सारे डिस्प्यूट प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ चल रहे हैं। तो गवर्नमेंट एम कर रही है प्रॉब्ली इस विवाद से विश्वास स्कीम के तहत गवर्नमेंट 500 केसेस को रिजॉल्व कर पाएगी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। ₹1.5 ट्रिलियन एक्स्ट्रा रिसोर्सेज फॉर FCI कैपिटल नीड गवर्नमेंट। सो इन एन अटेम्प्ट टू क्लियर द एयर ऑन द outlay of 1.45 trillion shown in the internal and extra budgetary resources for FCI in Union Budget 24, the center on Tuesday said that figure represent an indicative estimates of short term working capital requirement of FCI। तो FCI के लिए ह्यूज एलोकेशन गवर्नमेंट ने किया है। अगर हम पिछले कुछ सालों का एलोकेशन देखें तो इस बार का जो एलोकेशन है वो बहुत बड़ा एलोकेशन है और इसको लेकर गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी फेस करने को मिल रहा था। बट गवर्नमेंट ने बोला है कि दिस फिगर इज एक्चुअली इंडिकेटिव एस्टिमेट्स है फॉर शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को मैनेजमेंट, PDS सिस्टम को मैनेज करना है, ऑपरेशनल कॉस्ट है, उन सबको एस्टिमेट करते हुए गवर्नमेंट ने ये पर्टिकुलर अमाउंट एलोकेट किया है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप। विल गेट फिटमेंट पैनल टू लुक इनटू 28% GST फॉर सीमेंट FM। ये न्यूज़ हम मिंट के एनालिसिस में कवर कर चुके हैं। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट। इफ यू वांट लेक्चर PDF यू कैन ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम चैनल। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हैव अ नाइस